नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो हिमाचल का हाल बेहाल है। अब उन लोगों के दर्द की बात करते हैं जो कि बेघर हो गए हैं। रातों रात खुद का आशियाना छिन गया है। मकान जो है उनके खतरनाक घोषित कर दिए गए और सरकार की तरफ से फिलहाल इन जैसे लोगों को आसरा सामुदायिक भवन की छत के नीचे मिला है। ऐसे लोगों की तादाद करीब 200 बताई जा रही है। आइए देखते हैं शिमला से हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त हम शिमला के कृष्णा नगर में हैं। ये वही जगह है जहां पे करीब 6-7 मकान जमींदोज हो गए, गिर गए और उसके बाद जो उस इलाके के मकान थे जिनको ये माना गया कि खतरनाक हो सकते हैं, उस पर रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने फिलहाल कम्युनिटी सेंटर में इंतजाम किया है, जहाँ पे अपने घर के छतों को छोड़कर फिलहाल ये कम्युनिटी सेंटर में है। पिछले 3 दिनों से इनको यहाँ पे रखा गया है ताकि कोई अगर मुसीबत और ख़तरा आए तो उस दायरे से ये लोग दूर रहें। तो लोगों से बात करने की कोशिश भी करते हैं। आपका भी अपना घर था वहाँ पे? झुग्गी था? जी सर, झुग्गी था। झुग्गी था? हाँ, गिर गया हो। आपका गिर गया? जी। तो बेघर? जी सर, गिर गया। हम लोग बेघर हो गए तो यहाँ पे जो यहाँ के कमेटी मेंबर है वो बोले यहाँ पे रहो, पूरी सुविधा मिलेगा। अब पता नहीं घर का कैसे जोड़ के फिर बनाएंगे, तो बनने लायक है नहीं जिस हालत में। आपका क्या हुआ? गिर गया या डेंजर में चला गया? डेंजर में है सर। डेंजर में है? गिरा नहीं? नहीं, अभी गिरा नहीं है। डेंजर में है, दरारें है। अब वहाँ से यहाँ पर जो कमेटी के आदमी है वहाँ हमको यहाँ पर बोले कि से चलो वहाँ पर हम बिस्तर देते हैं, वहीं पर खाना पीना सब वहीं पर मिलेगा, वहीं रहना है। तो क्या मन में ये सवाल नहीं आता आप लोगों को कि ये इंतज़ाम आखिर कब तक होगा? जिस जमा पूंजी से आप लोगों ने अपने घर को तैयार किया होगा। हम सर घर से बेघर हो गए। मैं जो बिल्डिंग में रहता वो गिर गया, सारा सामान भी बह गया। तो मैं यहाँ जा रहे थे ऊपर बस स्टैंड, तो बोले कि ये यहाँ आ जाओ सारे आदमी, मोहल्ला में हम बहुत दिन से रह रहे हैं इस मोहल्ले में। शिमला में कई घरों में दरारें हैं, लेकिन जो कृष्णा नगर का इलाका है यहाँ पे करीब 40 घर ऐसे होंगे जिनको ये घोषित किया गया कि डेंजर है, खतरनाक हो सकते हैं। लिहाजा करीब 200 लोग अलग अलग कम्युनिटी सेंटर में उनको रखा गया है। महिलाओं के लिए अलग इंतजाम है, पुरुषों के लिए अलग इंतजाम है। कितनी तकलीफ और चिंता है? चिंता तो है ही सर कि रात को मकान गिर जाए तो सारे लोग दब के मर जाएंगे, तो चिंता नहीं है। आए प्रदेश में कमाने के लिए, फिर इतना तो ज़्यादा ही दुख है। हमारे आंखों के सामने ही वहाँ पर ना स्लेटर हाउस, पहले पेड़ गिरा, उसके बाद में स्लेटर हाउस गिरा, फिर उसके बाद में एक पेड़ गिरा। तो ये बहुत हमें भी डर है कि हम भी तो हमारा भी घर गिर सकता है। हमें भी डर है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। ये दिहाड़ी पे काम चलता है आप लोगों का? कैसे, अगर अब ये नहीं कर पा रहे तो कैसे काम चलेगा? अब कैसे कितना दिन से दिहाड़ी नहीं कर पा? अब बारिश जैसे बीच बीच में कभी 1-2 दिन के लिए रुक गई, तो 1-2 दिन बाद अगर जब 1-2 दिन गया काम करने, वो भी नहीं लगा काम, तो फिर क्या करना? तो काम भी नहीं मिल रहा। तो कई जगहों पे शिमला में दरार आई है घर में, और ये जो विभीषिका है, त्रासदी है, परेशानी है, फिलहाल पता नहीं कि उसका हल कब तक निकलेगा, लेकिन फिलहाल प्रशासन के तौर पे एक इंतजाम जरूर किया गया। आप? हाँ जी सर, अब हमारा तो सारा सामान गिर गया, उसके अंदर चला गया। अब हम लोग बेघर हैं, अब कैसे हम लोग रात काटने से हम ही लोग जानते हैं। अब कितने दिन तक रहेंगे इसे कोई पता नहीं है। हालाते जिस्म सूरत जहां और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। शिमला से कैमरा पर्सन सुदेश कुमार राम के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है। गुरुवार को कांगड़ा से 220 से ज्यादा लोगों को चॉपर के जरिए सुरक्षित निकाल लिया गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों में 1000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से बचाया गया है। वायुसेना की पश्चिमी कमान के हेलीकॉप्टर लगातार इस अभियान में जुटे हुए हैं। और बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित होशियारपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने टांडा कस्बे में बाढ़ में फंसे एक परिवार को एनडीआरएफ की मदद से निकाला। भगवंत मान ने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है पंजाब सरकार उसकी भरपाई करेगी। हिमाचल तो
ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡ, ਮੱਝ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ छोटा मोटा भी नुकसान होया ਉਹਦਾ पैसा मिलूगा। और बात करते हैं बिल्किस बानो की, जिसके मुजरिमों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से सख्त सवाल पूछे। कहा कि उम्र कैद है तो 14 साल में कैसे निकल गए ये दोषी, बाकी दोषियों को रिहाई की राहत क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से बिल्किस बानो केस में सवाल किया और इस मामले में खासतौर पर इन दोषियों को पॉलिसी का लाभ क्यों दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। जेलें कैदियों से भरी पड़ी हैं तो उन्हें सुधार का मौका क्यों नहीं मिला, ये सवाल पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुजरात सरकार से। बिल्किस के दोषियों के लिए जेल एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर बनी, अदालत ने एडवाइजरी कमेटी का ब्यौरा भी मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से पूछा कि जब गोधरा की कोर्ट ने ट्रायल नहीं किया तो उससे राय क्यों मांगी गई। गुजरात सरकार की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि दोषियों को रिहाई कानून के मुताबिक दी गई है। चूंकि वो 2008 में दोषी ठहराए गए थे, इसलिए उनके लिए 1992 की पॉलिसी के तहत विचार किया जाना था। वहीं बिल्किस बानो की याचिका पर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी। बिल्किस बानो की ओर से दायर याचिका और कई जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसमें कि गुजरात सरकार द्वारा 11 दोषियों को छूट जाने के फैसले को चुनौती दी गई है और इन सभी को 2002 के गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। एनसीपी में हुई बगावत और अजीत पवार के साथ एक सीक्रेट मीटिंग के बाद शरद पवार ने गुरुवार को बीड़ में स्वाभिमान रैली की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर घेरा। हालांकि अजीत पवार और उनके गुट के नेताओं का जिक्र उन्होंने नहीं किया। शरद पवार ने कहा कि मणिपुर में घर जलाए जा रहे हैं, लोग एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर की महिलाओं का दर्द नहीं समझा। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी के अगले साल फिर तिरंगा फहराऊंगा वाले बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने भी ऐसी ही बातें कही थी। देवेंद्र फडणवीस वापस तो आए, लेकिन निचली पोस्ट पर। भीड़ में स्वाभिमान रैली करते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और साफ तौर पर संदेश दिया कि वे विपक्षी दलों के साथ खड़े हैं। महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज दिलासा देण्यासाठी मणिपूरला जायची आवश्यकता होती, पण तिकडे झुंकून सुद्धा प्रधानमंत्र्यांनी बघितलं नाही। पार्लमेंटचं अधिवेशन सुरू झालं, 2 दिवस आधी 3 मिनिटं फक्त मणिपूरबद्दल ते बोलले आणि अविश्वासाचा ठराव आल्याच्या नंतर आणखीन 4-5 मिनिटं बोलले, पण हे दुःखाच्या भगिनींचं दुःख हे देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी समजून घेतलं नाही। ये रुख इसलिए अहम है क्योंकि अजित पवार के साथ शरद पवार की मुलाकातों पर उनके सहयोगी सवाल उठा रहे थे। भीड़ की रैली में भी अजित पवार ने शरद पवार के स्वागत के पोस्टर लगवाकर इस सवाल को कुछ और हवा दे दी। लेकिन अजित पवार के पुराने बयान को भी शरद पवार ने अपने निशाने पर रखा। आता एवढंच सांगायचं तुम्ही की माझं वय झालं म्हणता, तुम्ही माझं काय बघितले त्याच्यावर, पण उद्या करा, ज्या वेळेला मतदान करण्यासाठी लोकांना मतदान केंद्रावर जायची संधी मिळेल, त्यावेळेस कोणतं वचन दाबायचं आणि तुम्हाला कुठं भासवायचं हा निकाल
यहाँ निकल जाता प्रत्येक होतेदार अकेले से रहना। हालांकि शरद पवार और अजित पवार की 4 मुलाकातों और सभा में अजित पवार गुट को लेकर कुछ न कहने के कारण महाविकास आघाड़ी के नेताओं में शरद पवार को लेकर अब भी असमंजस कायम है। शरद पवार के साथ मौजूद सहयोगी पार्टियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शरद पवार खुलकर अजित पवार के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। हालांकि शरद पवार बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी से अलग है और बीजेपी के खिलाफ ही उन्होंने ये स्वाभिमान सभाओं का आयोजन शुरू किया है। अब बीड़ के बाद सितंबर महीने में जळगांव, पुणे और साथ ही साथ कोल्हापुर में शरद पवार इसी तरह से सभा का आयोजन करेंगे, जबकि अजित पवार की ओर से इसी तरह से शरद पवार को अपने करीब लाने की कोशिश जारी रहेगी। बीड़ से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हजारों दुकान और मकान जो है ध्वस्त होंगे। यहां कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे के सभी निर्माण टूटने जा रहे हैं। इस संबंध में एनजीटी ने आदेश जारी किया है, जिसके लिए नगरीय विकास के प्रमुख सचिव ने शपथ पत्र भी लिया। दिसंबर तक ये कार्रवाई होगी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इन दुकानों मकानों की उम्र फिलहाल दिसंबर तक है। कलियासोत नदी के किनारे जो भी निर्माण 33 मीटर के दायरे में आ रहा है वो सब टूटेगा। ये आदेश है एनजीटी का। इस इलाके को ग्रीन बेल्ट और ओपन एरिया के तौर पर विकसित किया जाएगा। साथ ही ये देखा जाएगा कि नदी में सीवेज का पानी न मिले। इस आदेश के कंप्लायंस के लिए 9 साल मिले। 9 साल बहुत होता है। इसके बाद करीब 150 से अधिक आदेश और निकले, लगातार निकलते रहे आदेश, लेकिन सरकार के नुमाइंदों के द्वारा सरकारी राजनीतिकरण के चलते और बिल्डरों की मिली भगत के कारण इसके आदेश पर, एनजीटी के विभिन्न आदेशों पर कभी अमल नहीं किया जा सका। जो ये अंतिम आदेश निकला है उसमें एनजीटी ने सारे परिप्रेक्ष्य को समझा और इसीलिए प्रमुख सचिव अर्बन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनको खुद बुलाया व्यक्तिगत रूप से और उनको यह अलग से हिदायत दी कि नहीं, आप अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते और जो रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर नदी की चौड़ाई और उसके पास दोनों तरफ जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है उसका चिन्हांकन और सीमांकन, आइडेंटिफिकेशन और डिमार्केशन करें और समस्त अतिक्रमणों को अगले 2 महीनों के अंदर तोड़ें और दिसंबर तक का टाइम दिया है इस बात के लिए कि आप सभी को कंप्लीट करके और इसका कंप्लायंस रिपोर्ट आगे आप एनजीटी के अंदर सम्मुख प्रस्तुत करें। तो केवल ये कहना कि केवल 2 माह के अंदर तोड़ने का आदेश है, दरअसल तोड़ने का आदेश तो 9 साल पहले दिया गया था। 9 साल के अंदर यदि ये कोई कार्रवाई नहीं करते तो मजबूरन पब्लिक इंटरेस्ट में या नदी को बचाने के खातिर जो ये आदेश देना बहुत ही जायज था और बहुत ही जरूरी था। कलियासोत नदी बेतवा से निकलकर भोपाल आती है। इसका धार्मिक महत्व भी बताया गया है। इसे गंगा के छोटे रूप की तरह देखा जाता है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को जब से इस आदेश के बारे में पता चला है उनकी नींद उड़ गई है। बस्तियों से लेकर बड़े घरों, बिल्डिंग में लोग इस नदी के आसपास बसे हुए हैं। सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे, जितनी परमिशंस होती हैं 10-15 डिपार्टमेंट से लगती हैं, वो परमिशन देखी। फिर बैंक में जाके पता किया, बैंक से फाइनेंस भी हो रहा था और लोग बुक भी करा रहे थे, तमाम बुक भी हो चुके थे। समय कोई जानकारी नहीं थी, ना तो एनजीटी था ना बिल्डर ने बताया। आदेश हो गया, आप सड़क पे आ गए। आप तो हम सड़क पे आ गए तो इवन 2 दिन से तो हमारी मैसेज कर रो के हालत खराब है। दामखेड़ा बस्ती में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनको सरकार ने ही यहां पर लाकर पट्टे दिए हैं। लोगों ने साफ तौर पर मांग की है कि अगर उनके घर हटाए जाएं तो उनको मुआवजा दिया जाए और एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। कलियासोत नदी शिकायत करने की हालत में नहीं है, वो एक पतली सी धारा में बदल गई है। शहरों से गुजरने वाली तमाम नदियों की तरह ये भी कचरे और गंदगी से भरी हुई है। चुनौती इस नदी को बचाने की भी है और लोगों को कहीं और कायदे से बसाने की भी। भोपाल से अमृतांशी जोशी और अनुराग द्वारी की रिपोर्ट,